आज मैं आपको इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर को घरों में किस तरह इंस्टॉल करते हैं वो करके बताऊंगा। अगर हमें इंडोर यूनिट को दीवार के सेंटर में लगाना है तो हमें दीवार का सेंटर निकालना पड़ेगा, या फिर किसी बारी का अगर सेंटर में लगाना है तो उस बारी का सेंटर हमको निकालना पड़ेगा। मैं खिड़की के ऊपर लगा रहा हूँ, इसके लिए मैं खिड़की का सेंटर निकालूंगा। ये हमारा खिड़की का सेंटर है। अगर आपकी सीलिंग बहुत नीचे है और जगह कम है तो सीलिंग से आप जो एसी का बॉटम है वो 16 रख सकते हैं। अगर इससे आप ऊपर लेंगे तो सर्विस के अंदर मशीन फिटिंग में सर्कुलेशन में प्रॉब्लम करेगा। हमारे पास जगह है ज़्यादा तो हम अपना मशीन थोड़ा नीचे लेके इंस्टॉल करेंगे। जो हमने सेंटर लिया था उसके प्लेट को सेंटर में रखेंगे और हम मार्किंग करेंगे। लेवल बोतल से लेवल लेंगे, जहाँ जहाँ हमने मार्किंग की है वहाँ हमें ड्रिल कर लेना है। जहाँ जहाँ हमने होल करे हैं वहाँ हम प्लास्टिक ग्रिप डाल देंगे जिससे स्क्रू की पकड़ बनी रहे। हमें स्क्रू के माध्यम से प्लेट को फिट कर लेना है। ये इंडोर प्लेट फिट हो चुकी है। अब हमें इससे यहाँ से 4 इंच का मार्किंग करना है और उसके बाद हमें यहाँ होल गिरा देना है, जहाँ जिसमें से ड्रेन पाइप और वायर और कॉपर पाइप आधे की और 1/4 की इसमें से निकालेंगे बाहर। ये होल हमने थोड़ा स्लोप में पाड़ा है जिससे हमारा ड्रेन का जो पानी है वो जल्दी से बाहर निकल जाए। यहाँ हमने होल कर लिया है। अब इंडोर यूनिट को मैं प्लेट के ऊपर लगा दूंगा। अब हम बाहर आ चुके हैं। आउटडोर यूनिट का स्टैंड लगाने के लिए सबसे पहले हम आउटडोर यूनिट का माप लेंगे। 30.5 है, इसकी हाइट मापेंगे। 20.5 है, 20.5,
अगर हमारा अंडरग्राउंड पाइपिंग किया हुआ है तो जहाँ से हमारा पाइपिंग निकलेगा उसके सामने हमारा वाल होगा और हम वाल से पहला लेग का माप लेंगे जो है 8, यानी हमारा जो पाइप जहाँ से निकला है वहाँ से हम लोग 8 का माप लेके पहला स्टैंड लगा देंगे और जो पहले लेग की दूरी है वहाँ से जो हमारा दूसरा लेग है उसका माप लेंगे तो ये 21.5 है। इसका मतलब हमारा जो दूसरा स्टैंड होगा उसकी दूरी 21.5 होगी। अब मैं स्टैंड को फिट करने की शुरुआत करूंगा। हमारा पाइपिंग यहाँ से नीचे उतरेगा, इसके लिए हम वाल यहाँ पे रखेंगे और वहाँ जैसा हमने मार्किंग किया था, पहले माप लिया था, यहाँ से लेके 8 इंच वहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हमारा पहला स्टैंड का लेग लगेगा। हमने इसका लेवल ले लिया है तो हमारा पट्टी का ऊपर रहेगा, यहाँ मार्किंग करेंगे। अब यहाँ हम होल्ड करेंगे। यहाँ पर आउटडोर का स्टैंड दोनों लगा दिए गए हैं किलो के माध्यम से। अब इसका जो दूसरा लेग है वो मैं नट बोल्ट की सहायता से फिट कर दूँगा। इस तरह से हमें नट बोल्ट से फिट कर लेना है और लेवल बोल्ट की मदद से लेवल रख के फिट कर लेना है। यहाँ पर आउटडोर यूनिट का स्टैंड मुकम्मल लग चुका है। अब इसके ऊपर हम आउटडोर यूनिट को रख देंगे। नट बोल्ट
इस तरह से हम आउटडोर यूनिट को स्टैंड के ऊपर फिट कर देंगे नट बोल्ट की सहायता से चारों तरफ से। अब हम इंडोर और आउटडोर यूनिट को कॉपर ट्यूब के माध्यम से कनेक्ट करने के लिए कॉपर ट्यूब कितनी लंबाई में बेंड करनी है उसका माप ले लेंगे। हमारा पहला माप होल से यहाँ 16 इंच तक लेना है और जो अंदर का होल का माप है वो 10 इंच रहेगा, यानी 26 इंच पर हमारा पहला बैंड लगेगा। 1-2 के कॉपर पाइप को इस तरह से हमको सीधा खोलना है, एक फ्लैट सर्विस लेना है, उसको सीधा करके धीमे धीमे से होता रहना है। अगर तुम इसको सपोर्ट के बिना खोलोगे तो कॉपर पाइप पिंच हो सकती है। हमने 26 इंच का माप ले लिया है, उसको मार्क करे हुए जगह को हम 45 के ऊपर रखेंगे और उसके बाद बैंड करेंगे। ये हमारा एक्यूरेट बेंडर से बैंड हो चुका है। हमने इंडो का माप ले लिया है, अब हम बाहर का आउटडोर यूनिट का माप लेंगे पाइप का। ये हम होल से पूरा इस तरफ लेंगे, उसके बाद हम नीचे लेंगे। तो ये हमारा मार्किंग है सेंटर से होल के 10 का। अब हम लंबाई मापेंगे जो होल के सेंटर से होगी और सीधा नीचे आएगी। ये हमारा ऊपर है होल के सेंटर से, यहाँ पे हम यहाँ से इसको क्रॉस भी लेंगे। हम 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा ही रखेंगे जिससे हमको कॉपर पाइप को ब्रेजिंग करने वापस जोड़ने ना पड़े। 88 ये हमारा एक्यूरेटली बैंड हो चुका है। तो हमारा बाहर का था 88, हम उसके हिसाब से लेके और पाइप को हम कटिंग कर लेंगे। हमने 88 का माप ले लिया है, जो एक्स्ट्रा कॉपर ट्यूब है उसको हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमें इंसुलेशन चढ़ा लेना है। जहाँ पे इंसुलेशन का जॉइंट आएगा वहाँ पे हम बॉक्स टेप मार लेंगे। ये 1/4 डायामीटर की कॉपर ट्यूब है। इसका डायामीटर कम होने की वजह से हम इसे हाथ से भी मोड़ सकते हैं। इसके लिए एक्यूरेट बेंडर की जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह से हमने 1/2 की पाइप को बैंड किया था, उसी तरह 1/4 की पाइप को हम हाथ से ही बैंड मार लेंगे। और उस पर टेप मार लेंगे। अब 1/2, 1/4 और 4/4 के वायर को हमें एक साथ लपेट लेना है। वायर को हमें एक्स्ट्रा रखना है 25 या 2 फुट रख सकते हैं आप। इसके बाद हम लपेटना स्टार्ट करेंगे। इंसुलेशन करने के बाद जो ये आगे का भाग है उसे हम अंदर डाल देंगे। होल में डाल देंगे। हमारे पाइप सीधी आ चुकी है और यहाँ से इनर स्प्रिंग बेंडर की मदद से हम इसे सीधी कर लेंगे और यहाँ पे आउटडोर में कनेक्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि पाइप खोल के बाहर आ चुकी है।
अब मैं इसे स्प्रिंग बेंडर की इनर स्प्रिंग बेंडर की सहायता से इसे प्लेट की तरफ मोड़ लूंगा। और ये 1/4 की पाइप को हाथ की सहायता से धीरे से प्लेट की तरफ मोड़ लूंगा। अब मैं इंडोर को इंडोर स्टैंड के ऊपर लगा दूंगा। अब हमें यूनियन के हिसाब से कॉपर ट्यूब को कट कर लेना है। उससे पहले हम मार्किंग कर लेंगे। इसी तरह दूसरी पाइप का भी माप ले लेना है। मार्किंग कर ली हमने। फ्लेयरिंग करने के लिए हमें बार विथ योक का सेट चाहिए। फ्लेयरिंग करने से पहले हम फ्लैट नट डाल देंगे। इस तरह से हमें 1/4 की कॉपर ट्यूब में भी फ्लेयर कर लेना है। अब हम इंडो यूनिट के यूनियन को और कॉपर ट्यूब को नट के सहायता से फिट कर देंगे और 2 एडजस्टेबल स्पैनर की मदद से टाइट कर देंगे। इसी तरह हमें 1/4 को भी फिट कर लेना है। यहाँ पर आधे का और 1/4 का पाइप मैंने इंडोर यूनिट के साथ फिट कर लिया है। इसी तरह आउटडोर यूनिट के भी आधा और 1/4 का पाइप मैं फिट कर लूँगा। मैंने इंडोर यूनिट को 1/2 और 1/4 के साथ फ्लैट नट के कनेक्शन के साथ फिट कर दिया है। अब मैं कॉपर ट्यूब के दूसरे सिरे में फ्लैट नट डाल के फ्लेयर करूँगा और फ्लैट नट की मदद से आउटडोर में फिट कर दूँगा। अब मैं इनर स्प्रिंग बेंडर की मदद से 1/2 की कॉपर ट्यूब को वाल्व के साथ सेट करूँगा। इस तरह हमें वाल्व के सेंटर में से सेट कर लेना है।
इसी तरह हाथ की सहायता से धीमे रह के हमें 1/4 को भी सेट कर लेना है, मार्किंग करके और काट लेना है। अब बारी बारी फ्लेयर नट डाल के कॉपर ट्यूब को फ्लेयर कर लेना है। इस तरह हमें 2 एडजस्टेबल लेके फिट कर देना है, ज़्यादा फिट नहीं करना, नहीं तो फ्लेयर फटने की संभावना रहती है। अब इंडोर और आउटडोर का कनेक्शन पाइपिंग की सहायता से कर दिया है। अब लीकेज के लिए हम नाइट्रोजन प्रेशर का इस्तेमाल करेंगे। सिस्टम में प्रेशर भरने से पहले उसकी फ्लशिंग कर लेंगे। ये वाल्व खोल दिया है हमने। हमारी सिस्टम क्लीन है, इसके लिए हम 1/4 की लाइन को कनेक्ट करके सीधा प्रेशर भर देंगे। पहले हमारी चार्जिंग लाइन थोड़ी लूज थी, उसको टाइट कर लिया है। हमारा लीकेज बंद हो चुका है चार्जिंग लाइन में से। इसी तरह अगर फ्लेयर नट में से आगे या पीछे से
लीकेज हो तो आपका नट ढीला है या फिर आपका नट ओवर टाइट करने की वजह से अंदर से फ्लेयर फट गया है। इसी दो कारण की वजह से यहाँ फ्लेयर नट में से लीकेज हो सकता है। यहाँ पे हमने 300 psi प्रेशर भर दिया है सिस्टम के अंदर। अब इसे हम 30 मिनट के लिए होल्ड करेंगे और सभी जगह से लीक टेस्ट भी ले लेंगे। आप देख सकते हैं कि इंडो की तरफ भी लीकेज बुलबुले नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब हमारा फ्लेयर ओके है। जहाँ तक हमारा प्रेशर 30 मिनट के लिए होल्ड है तब तक हम इस अंदर का इंसुलेशन कर लेंगे, ड्रेन पाइप का कनेक्शन कर लेंगे और वायर को कनेक्शन पॉइंट तक लाके छोड़ देंगे। ये हमारी टेपिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब हम ड्रेन पाइप का कनेक्शन ये हमारा मशीन लॉक हो चुका है। इसका वायरिंग हम गैस चार्जिंग के बाद करेंगे क्योंकि 410 गैस फ्लेमेबल गैस है और ब्लास्ट वगैरह हो सकता है। इसके लिए हम सावधानी रख के इसका कनेक्शन हम बाद में करेंगे। आप देख सकते हैं प्रेशर 300 psi है, बिल्कुल ड्रॉप नहीं हुआ है। इसका मतलब हमारा सिस्टम के अंदर लीकेज नहीं है। अब हम सिस्टम को वैक्यूम के लिए रखेंगे और इसके अंदर की नाइट्रोजन को वातावरण में रिलीज कर देंगे। जो सिरा हमने नाइट्रोजन सिलेंडर में लगाया था वो सिरा हमने वैक्यूम पंप के अंदर लगा दिया है। वैक्यूम पंप ने को सप्लाई दे दिया है। अब वैक्यूम पंप 30 मिनट तक करेंगे। उसके बाद हमारा प्रेशर जो वैक्यूम जो है वो -30 तक होना चाहिए। आप देख सकते हैं 30 मिनट हो चुका है और वैक्यूम पंप की सुई -30 के ऊपर आ चुकी है, यानी हमारा वैक्यूम मुकम्मल हो चुका है। वैक्यूम बंद करने से पहले हमें गेज का वाल्व बंद कर लेना है। उसके बाद वैक्यूम पंप को ऑफ कर देना है। जो चार्जिंग लाइन हमने वैक्यूम पंप लगाई थी उसे हम निकाल लेंगे। R410 के रेफ्रिजरेंट सिलेंडर के अंदर लगा लेंगे। ये रेफ्रिजरेंट का जो बॉटल है R410, इसके अंदर दो गैस का मिश्रण है, एक R32 और एक R125। ये रेफ्रिजरेंट बॉटल को हमें उल्टा करके ही डालना है जिससे ये दोनों गैस इक्वली इसके अंदर जाए। अगर इसे हम अप पोजीशन में रखेंगे सिस्टम के अंदर एक ही गैस रहेगा, इससे हमको कूलिंग इफेक्ट कम मिलेगा। अब हम बॉटल को वाल्व को खोलेंगे और पर्चिंग की क्रिया करेंगे।
अब हम बॉटल को उल्टा कर देंगे और रेफ्रिजरेंट को सिस्टम को बंद हालत में रखेंगे और सिस्टम में जितना गैस जाएगा उतना डाल देंगे। सिस्टम में हमने स्टैंडिंग प्रेशर डाल दिया है जो कि 130 है। अब इसको हम 5 मिनट रखेंगे, वहाँ तक हम इंडोर और आउटडोर का वायरिंग कनेक्शन कर लेंगे। अब मैं आउटडोर का वायरिंग कनेक्शन करूँगा। ये अर्थिंग है, ये न्यूट्रल है, ये फेज है और ये कम्युनिकेशन है। इसी तरह हमें इंडोर के अंदर भी वायरिंग करना है। यहाँ पर हमारा आउटडोर टू इंडोर वायरिंग कनेक्शन मुकम्मल हो चुका है। अब देख सकते हैं हमारा आउटडोर यूनिट चालू हो गया है। अब इसका प्रेशर जो है 90 है। इसका प्रेशर 120 से 130 के बीच में होना चाहिए। इसको हम धीरे धीरे गैस रिलीज करके प्रेशर लेके आएंगे और बॉटल को हम ऊंधा ही रखेंगे जिससे हमारा दोनों रेफ्रिजरेंट इक्वली अंदर सिस्टम में जाए। आप देख सकते हैं हमारी रिटर्न जो लाइन है वो ठंडी हो रही है धीमे धीमे और जो लिक्विड लाइन है वो ज़्यादा चिल्ड हो गई है और इसके ऊपर स्वेटिंग भी आ रहा है। इंडोर यूनिट में कूलिंग आना स्टार्ट हो गया है। हमारा कूलिंग स्टार्टिंग से 18 तक आ रहा है। हमारा प्रेशर 120 से ऊपर पहुंच गया है और 130 से नीचे है और हमारी जो रिटर्न है वो भी चिल्ड आ रही है और हल्का सा स्वेटिंग भी आ रहा है। हमारे जो पंखे की एयर है वो गर्म आ रही है जिससे हमारा हीट बराबर बाहर निकल रहा है। हमारा गैस चार्जिंग मुकम्मल हो चुका है। अब हम गैस को निकाल लेंगे। और इसकी नट को टाइट कर देंगे। इसी तरह घरों में यूज होने वाले इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर को मुकम्मल इंस्टॉल कर सकते हैं गैस चार्जिंग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।